दी MG विंडसर EV। MG की वो गाड़ी जिसने आते ही अफोर्डेबल EV सेगमेंट में टाटा का डोमिनेंस खत्म कर दिया है। इससे पहले नेक्सॉन EV बेस्ट सेलिंग EV हुआ करती थी इन द अफोर्डेबल सेगमेंट, और आप कह सकते हैं कि इसके सेल्स फिगर आसमान छू गए और MG को ये EV के सेल्स के मामले में बहुत आगे ले गया। तो उसी चीज को देखते हुए हम आपके लिए कार वॉर पर आज इसका ऑनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। पर ऑनरशिप रिव्यू में खास क्या है? खास ये है कि ये MG विंडसर EV का बेस एक्साइट वेरिएंट है। तो इस वेरिएंट के बारे में सारी डिटेल्स, गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आयुष जी को कार वॉर। सबसे पहले वेलकम टू कार वॉर, और आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप स्पेशली गाजियाबाद से चल के आए गुड़गांव ये रिव्यू देने। तो आज हम इनसे MG विंडसर EV के बारे में सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। कितनी रेंज देती है, चलने में कैसी है, किसी और को रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आयुष जी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। आयुष जी, आप ऑडियंस को बताइए कि आप करते क्या है। अच्छा, सो सर मैं एक सेल्स हेड करता हूँ एक क्लाउड बेस्ड कंपनी में, IT में। तो उस कंपनी का नाम है मिस्मो सिस्टम्स। ठीक है। सो नोएडा में ऑफिस है मेरा, और रेजिडेंस मेरा जैसे आपने बताया मैं गाजियाबाद रहता हूँ। EV लेने से पहले आपका बजट कितना था जब आप गाड़ी लेने बाजार में निकले? सो सर अगर बजट की बात कहूँ मैं, तो मेरे पे जैसे मैंने बताया कि एक पहले से ही नेक्सॉन थी, बट वो डीजल वर्जन थी। रीज़न मेरा क्या था उसको चेंज करने का कि उसको 5 साल हो रहे थे, BS4 था। तो बजट में मेरा ये था कि पुरानी गाड़ी चली जाए, कुछ पैसा डल जाए और नहीं आ जाए। तो मतलब 10 से 15 लाख के बीच में मैं बजट देख रहा था। तो ये था कि जितना कम से कम में बढ़िया अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है। तो आप EV ही कंसीडर कर रहे थे या फिर आप मार्केट में ओपनली गए थे कि मेरे को EV लेने में EV मिल जाएगी, नहीं तो मैं आइस गाड़ी लूंगा? तो आप ऑप्शन क्या क्या कंसीडर कर रहे तो ऑप्शन सर मेरा सबसे पहले तो यही था कि कम से कम में बजट में गाड़ी चेंज हो जाए और गाड़ी दूसरी नहीं आ जाए। तो जैसे कि पहले मैं प्रोडक्ट देख रहा था EV का, मैंने सोचा था पंच वगैरह मैंने देखी थी, बट उसमें क्या हुआ था फिर रेंज वगैरह में वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो फिर मेरा वहाँ से वो माइंड चेंज हुआ। फिर क्या था कि नेक्सॉन में ऑलरेडी चला ही चुका था, होंडा सिटी एक मेरे पे पहले से ही है। तो फिर मैं MG गया, तो एस्टर वगैरह जब मैंने देखी तो एस्टर पसंद आई मुझे। तो यही हुआ कि 2-3 दिन बाद मैं उसकी बुकिंग वगैरह के लिए गया। बट फैमिली के साथ में गया था जैसे, तो पहले से हम नेक्सॉन यूज़ कर रहे थे, होंडा सिटी ऑलरेडी है। तो एक बार फैमिली को मैंने पीछे से बिठा के दिखाई, तो उन्हें वहीं वो गाड़ी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि पीछे का जो सेकंड रो का स्पेस है वो उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने विंडसर भी खड़ी थी, क्योंकि मुझे गाड़ी तो अट्रैक्टिव लगी रही थी। तो मैंने कहा चलो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं। तो ली, फिर घर वालों को ही दिखाई, तो उन्हें भी पसंद आया, क्योंकि अभी जैसे हम नेक्सॉन यूज़ कर रहे थे या सिटी, तो उसका कंपैरेटिव तो बहुत अच्छा था। और चलाने वलाने में भी, क्योंकि डायरेक्ट EV है तो पिकअप वगैरह में कोई इशू नहीं था, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा है गाड़ी में। तो इस वजह से फिर मैंने EV का मन बनाया, EV का मन बना लिया। तो आयुष जी एक ऐसा ना है जिन्होंने डीजल से EV में शिफ्ट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहा था कि जो डीजल नेक्सॉन जो डीजल है उसमें 260 Nm टॉर्क आता था, तो बहुत टॉर्क की इंजन था, बहुत अच्छी पावर थी उस गाड़ी में, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद आप EV में शिफ्ट हुए, और वो मैनुअल में थी EV, ऑब्वियसली गियर्स नहीं होते, ऑटोमेटिक होती। तो एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में क्या चेंज आया आपने? सर ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये चेंज आया, क्योंकि ज़्यादातर तो जो मेरी वो डीजल भी थी तो वो दिल्ली NCR ही ट्रैवल होती थी। तो अगर मैं बात करूँ तो हाईवे पे आप कितना क्रूज कर लोगे, बहुत ही रेयर करोगे। तो अगर पिकअप की बात करूँ तो ऑब्वियसली EV का हम पिकअप करें तो वो तो पेट्रोल से भी अपग्रेडेड ही है। तो और मैनुअल से शिफ्ट होने में ये था कि इस बीच भी मेरे पे फ्रेंड सर्कल में जैसे ऑटोमेटिक्स कार वगैरह हैं, तो ऑलरेडी मैं चलाता तो रहता था, तो ऐसा कोई हार्ड फ़र्क तो नहीं आया। बट हाँ, अब जैसे गुड़गांव के ट्रैफिक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि लगभग 14-15 साल मैंने मैनुअली गाड़ी चलाई है विद क्लच। तो अभी तो मुझे ये लगता है कि इससे बढ़िया ही कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली हम देखें तो ट्रैफिक में आप जिन कंडीशंस में रेगुलरली चलते हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैनुअल गाड़ी से और EV में आप शिफ्ट बहुत हुए। अच्छा है, क्योंकि तो अभी क्या है कि हाफ पूरी बॉडी आपकी फ्री है ना, उसमें तो क्या है एक हाथ आपका गियर पे थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, एक पैर। अभी क्या है कि आप उस खाली हाथ से मोबाइल अपना स्क्रॉल कर सकते हो ट्रैफिक में। आइडियली तो आपको ड्राइव करते हुए नहीं करना चाहिए, आई वुड रिकमेंड, बट वैसे अगर आप हो तो आप मैसेज वगैरह अपने चेक कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट, और आपकी हाफ बॉडी पे पूरा कार ठीक चल है। तो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि अब आप EV पे तो शिफ्ट हो गए, हाँ जी। तो एक आपको, चलो रेंज ड्राइव में बाद में आते हैं इस चीज़ पे। आपके पास जैसे आपने बताया और आइस गाड़ियां हैं, जैसे होंडा सिटी आप ऑन करते हो, तो ये की चीज़ नोट करने वाली कि इनकी सिंगल गाड़ी नहीं है, इनके पास और आइस गाड़ी है। अगर ये हाईवे पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं उससे ही करता हूँ। तो आप हाईवे पे ट्रैवल, तो इसको आप बेसिकली ये मेरे लोकल कम्यूट के लिए दिल्ली NCR, इसका ही मैं बताऊं, क्योंकि मेरा फ्रिक्वेंटली गुड़गांव तो हफ्ते में कम से कम एक है ही। इनफैक्ट मैं मानेसर भी ट्रैवल करता रहता हूँ।
अभी पीछे एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं इसको हरिद्वार भी लेके गया, हम्म। तो उसमें क्या है, क्योंकि रेंज तो अगर इसकी बात करूँ मैं तो 300 प्लस चल जाती है हम्म। अप्रॉक्स, बट उस समय गर्मी थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाहर चार्ज करना पड़ा, बट फिर भी आराम से कम्यूट हो गई गाड़ी। कम्यूट हो गई थी। चलो ये चीज़ हो गई है। अब उसके बाद एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ऑन रोड प्राइस इस बेस वेरिएंट का कितना पे किया? ओके, उस समय सर जो मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी की एसेसरीज वगैरह भी लोड वगैरह करवाई थी इस हम्म। पे, तो अप्रॉक्स 15 लाख दिया था मैंने। तो आपने 15 लाख ऑन हाँ जी। रोड में MG विंडसर EV का बेस वेरिएंट घर पे लेके आ गए। और इसमें हाँ एक जी। नोट करने वाली ये चीज़ है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं दिया, हाँ, क्योंकि यूपी में गाड़ी रजिस्टर यूपी हुई में थी और register हुई। टोटल सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हाँ, 1 लाख की वो जो अभी सब्सिडी है वो मैंने फाइल कर रखी है, वो आ जाएगी। अच्छा, तो अभी हाँ। आपने पे किए हैं वो 1 हाँ, लाख अभी? मतलब 15 लाख मैंने पे करे हैं। हाँ। जब गवर्नमेंट सब्सिडी अलोकेट कर देगी तो वो 1 लाख मुझे क्रेडिट हो रिफंड जाएंगे। हो तो जाएगा, अगर मैं तो बात करूँ तो 15 की जगह मुझे 14 14 की की पड़ जाएगी बिल्कुल। आपको। तो एक ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज यूपी में गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने का हो गया है। तो अभी आपको इसके लिए कितना टाइम हो गया? सर मुझे लगभग 6 महीने हो गए। 29 जनवरी में मैंने इसकी डिलीवरी ली थी इस ठीक साल है। ही। 6 और महीने हो कितने गए। किलोमीटर चला दिया आपने? लगभग सर 13,000 चला चुका हूँ मैं अप्रॉक्स। 13,000 चला हाँ जी। चुके हैं। तो अभी मेजर सर्विस एक होना अभी बाकी है हाँ, आपका। अब होनी है। अब जो 2000 किलोमीटर और बिल्कुल, 15,000 पे फर्स्ट सर्विस बिल्कुल। हुई, तो एवरेज रनिंग में आपकी मान के चलूँ तो 2000 किलोमीटर के हाँ, आसपास। 2200 तो है, क्योंकि मेरा 20 दिन ऑफिस रहता है। हम्म। तो ज़्यादातर होता क्या है कि महीने में 1-2 वीकेंड तो मैं बाहर ही रहता हूँ कम से कम। तो बाहर जब रहता हूँ तो सिटी में रहता हूँ, होंडा सिटी से ट्रैवल करता हूँ मैं। बाकी 20-22 दिन लोकल में ज़्यादातर यही चलती है तो मेरी। यही चलती है। हम्म। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप MG जैसे ब्रांड पे गए तो हम्म। रिलेटिवली इंडिया में मैं कह सकता हूँ न्यू है, हम्म। और आप टाटा से आ रहे थे, तो आपका ओवरऑल पहले तो सेल्स एक्सपीरियंस बताओ आपका कैसा रहा? सर सेल्स एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहा। MG में इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड, देयर इज अ गाय नमन चौधरी जो क्रिस्टल MG के नोएडा पे हैं, तो ही इज़ अ वेरी गुड गाय। फेयर डीलिंग रही, कॉस्ट वगैरह बेनिफिट वगैरह उन्होंने मुझे अच्छे दिए, डील वगैरह अच्छी रही। इनफैक्ट ऑन टेबल जब मैंने बात करी तो वहीं के वही मैंने बुकिंग देके उन्हें टोकन मनी भी दे दिया ठीक था। है। तो MG के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा। अभी तक, और दो आप जैसे छोटी छोटी सर्विस करवा चुके हो, मेजर नहीं है, तो उनमें आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें भी अच्छा रहा। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मुश्किल से 2 घंटा लगता है, मेरी गाड़ी अंदर जाके पूरी बाहर होकर सर्विस होकर भी आ जाती है। ठीक है। तो अब आप डेली जैसे सिटी में आपका रन रहता है, तो आप EV चला रहे हैं, तो आप चार्जिंग कैसे मैनेज करते हैं? चार्जिंग सर मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने घर पे ही स्लो चार्जर जो कंपनी के साथ आता है वो फिट कर रखा है। तो नॉर्मल जैसे मैंने बताया, अगर मैं गुड़गांव भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर चल जाएगी मेरी गाड़ी से। मानेसर अगर मैं चले गया तो 200 चल जाएगी। वो 200 चलने के बाद भी 100 किलोमीटर की रेंज तो मेरे पास बची रह जाती ठीक है। है। तो अगर मैं बात करूँ 10 बजे भी मैं गाड़ी लगाता हूँ तो सुबह 6-7 बजे तक आराम से गाड़ी फुल चार्ज ठीक है। होकर तो मिल जो जाती है। 3.3 किलोवाट आवर का 16 एम्प वाला जो चार्जर आता है, जो कंपनी इसमें साथ में देती है, हालांकि टॉप वेरिएंट में इसमें एक फास्ट चार्जिंग हाँ। वाला 7.2 किलोवाट वाला भी एज अ पैकेज आपको साथ में मिल जाता है, हाँ जी। पर बेस वेरिएंट से आपको 3.3 किलोवाट मिलता है। तो उसमें आपको चार्जिंग टाइम अप्रोक्स कितना लग जाता है? उसमें अगर सर जैसे मैं बात करूं, मैंने कई बार 20-25% से भी करी है, तो मतलब रात में अगर मैं 10-11 बजे भी लगाऊंगा तो सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक मुश्किल से वो गाड़ी फुल चार्ज करके देगा। ठीक है। तो मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि आपको फास्ट चार्जर की फिलहाल जरूरत नहीं है आपके नहीं। यूसेज के हिसाब से, और आपको जो कंपनी के साथ चार्जर आया उसमें आपको सूट हो रहा है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ, जो स्लो चार्जर है वो 1 घंटे में लगभग 6% के करीब बैटरी बढ़ा देता है। ठीक है। नॉर्मल क्या है कि 80% तक गाड़ी थोड़ी जल्दी चार्ज होती है, 80 to 100 आने में फिर गाड़ी टाइम लेती है। टाइम ले। तो आप ये मान लो अगर 30% से हुई तो वही 6-7 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज होकर खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बात चार्जिंग की हमने बात कर ली है, तो अब जो EV का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है रेंज का। अब आपने बताया जैसे आपने एक हाईवे पे भी ट्रिप लिया हुआ है और AC आप हमेशा ऑन रहता ही रहता है। ऑन रहता ही रहता है, तो सिटी की एफिशिएंसी और हाईवे की रेंज आप दोनों बता दीजिए हमें कि कितनी कितनी आएगी? ओके सर, आई वुड सजेस्ट कि सिटी और हाईवे आपका सेम रहेगा अगर आप इसे 80-90 तक क्रूज कर रहे हो आराम से। इनफैक्ट आप 100 तक भी कर रहे हो। अब आप 100 के बियॉन्ड जाओगे तो गाड़ी वो रीजनरेट थोड़ी भी नहीं कर पाएगा, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत रेंज दिख सकता है। लोकल में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला 320 MG क्लेम करती है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने 350 प्लस की भी इससे रेंज निकाली है। अच्छा, 350 प्लस हाँ, भी आपने रेंज बिल्कुल निकाली है। निकाली है। तो ऑडियंस के लिए बता दूं, इसमें 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक हमें मिलता है जो बेस वेरिएंट है। तो उससे आप मतलब जो क्लेम्ड रेंज 330 जो कंपनी क्लेम करती है उतना तो आप निकाल ही रहे हैं। बिल्कुल उससे ठीक है। निकल और जाते हैं वैसे आप मतलब एक तो जैसे कहते हैं कि हम नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, तो EV लेने के बाद आपकी ड्राइविंग हैबिट में थोड़ा चेंज आया है कि मैं उस हिसाब से चलाऊं कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी निकले? नहीं, उसमें नहीं आया। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, इनफैक्ट ये आपको पेट्रोल डीजल में ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ये सोचोगे एकदम
तेज पिकअप दूंगा तो मैं एवरेज कम हो जाएगा, या ईवी में तो आपका कितना फर्क पड़ जाएगा hardly। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। रीजन आप कौन सा मोड जनरली यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादातर अगर जैसे नोएडा में, गाजियाबाद में ट्रैवल करता हूँ तो मैं नॉर्मल करता हूँ। दिल्ली आते ही मैं इको लगा देता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि नॉर्मल पे एक्सीलेटर का पिकअप बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और दिल्ली में ज़्यादातर हमें 50-60 की स्पीड पे लिमिट चलना दिखती है, होता तो वो ब्रीच ना हो। इस वजह से दिल्ली एंटर होते ही प्रगति मैदान की टनल आ गई या क्या, तो मैं इको मोड कर देता हूँ। ठीक है। और जाम वगैरह पे भी इको वगैरह पे चलती रहती है। इको और नॉर्मल में हार्डली कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, बस वो पिकअप का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वरना इको पे भी आप आराम से 80-90 तक क्रूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट चीज़ मेरा आपको क्वेश्चन ये रहा था कि आप घर पे चार्ज करते हैं इसको हाँ जी, प्राइमरीली, तो हाँ आपकी जी। रनिंग कॉस्ट मैं पर किलोमीटर निकालूँ तो कितनी निकल के आएगी? आप एवरेज आप रनिंग की सर अगर मैं सिर्फ चार्जिंग की कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर आएगी मैक्सिमम आपकी, ये रहेगा। अगर इसके अलावा आप सेकेंडरी मेंटेनेंस वगैरह पे आ जाओगे तो अब जैसे इसकी 15,000 की सर्विस वगैरह होगी, तो उसके बाद आप वो जो भी कॉस्ट आ रही है आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो मतलब 2 से ₹2.5 किलोमीटर हम मान के चल सकते हैं, और इंक्लूडिंग दी मेंटेनेंस। इंक्लूडिंग द हाँ, मेंटेनेंस पार्ट। ठीक है, तो अब मेरे का एक क्वेश्चन ये है कि जो मैंने मोस्ट ऑफ द लोग देखे एमजी विंडसर ईवी लेते हैं वो टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाँ जी। मल्टीपल रीजंस है, फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, और अब जैसे प्रो सीरीज आ गई है इसमें जो बिल्कुल, बड़े बैटरी पैक ऑप्शन के बिल्कुल, साथ आता है, बिल्कुल। उसमें ये पावर टेलगेट भी दे रहे हैं, लेवल 2 ADAS भी मिल। तो हम्म, आपका बेस वेरिएंट लेने का रीजन क्या था? ओके। सर मेरा जब भी गाड़ी लेता हूँ तो मेरा ये रहता है कि एक तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहे, और कई लोग होते हैं कि वो गाड़ी बहुत लंबी रखना पसंद करते हैं, तो मेरा क्या है कि मैं 5-6 साल में मुश्किल से गाड़ी बदलने का मेरा मन आ जाता है। तो दूसरा क्या है कि टॉप मॉडल ना लेने के इस पर्टिकुलर रेंज में क्या था, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इनफैक्ट मैं बीच वाला मॉडल ही लेना चाहता था, बट उसमें रीज़न मुझे सिर्फ एक उसको ना लेने का ये था कि उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो उसमें क्या है कि आप कहीं ना कहीं नाइट में ड्राइव कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको हर्डल डिस्ट्रैक्शन करती है लग रही थी आपको, मतलब एक बिल्कुल। तरह से। ठीक है, तो एक एडवांटेज मैं अभी, हमें विंडसर ईवी के एक और ऑनर भी मिल गए थे जिनका हमने पहले रिव्यू किया था, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे वो रिव्यू जाके चेक कर सकते हैं। तो वो ऑनर कह रहे थे कि उनका टॉप वेरिएंट है हाँ जी। और उनके पास पैनोरामिक सनरूफ है, तो उस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से अंदर हीट बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि जनरली इस गाड़ी का तो ग्लास एरिया बहुत ग्लास बड़ा है, एरिया काफ़ी और ज़्यादा बड़ा है। पैनोरामिक सनरूफ वो भी बढ़ा देता है और ज्यादा ग्लास एरिया हो जाता है, तो गाड़ी का एसी का जो कूलिंग है उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं निकल के आती, तो एक ये प्रॉब्लम टॉप वेरिएंट के साथ हो जाती है। हो तो जाती है। आपके पास टॉप वेरिएंट नहीं है, कोई जी। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, हालांकि ग्लास एरिया फिर भी बड़ा है, बिल्कुल। तो आपका एसी का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा है? एसी का सर मेरा एक्सपीरियंस सही है, क्योंकि है क्या कि जैसे आप देख भी रहे होगे मैं कर्टेन्स वगैरह यूज़ करता हूँ साइड में, तो एसी अच्छा कूल कर देता है। ठीक है। मतलब कि जो, हाँ टॉप मॉडल्स में काफ़ी वो रहा है क्योंकि जो आपने बताया पैनोरामिक सनरूफ की वजह से, बट नॉर्मल मॉडल में अगर आप साइड में कर्टेन यूज़ कर रहे हो या इनफैक्ट नहीं भी कर रहे हो तो इतना ज़्यादा बैटरी में आपको भी डिग्रेड नहीं मिलेगा, और कूलिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी मेंटेन रहती है। ठीक है। एक थोड़ा बहुत कूलिंग कैपेसिटी की उनकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि इसका बूट ना कवर नहीं है, आप देख रहे हो कि जैसे रियर पार्सल ट्रे नहीं नहीं है, है। तो उसकी वजह से भी क्या है, वो ओपन एरिया तो है ही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 5-10% जो भी कूलिंग है वो इफेक्ट थोड़ी बहुत होती होगी। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है मेरे, जैसे आपने ये वाला वेरिएंट ले लिया है, तो हाँ जी। और आपको क्या क्या चीजें, मतलब आपको कभी लगता है कि ये चीज मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, ऐसा कोई फीचर हो कि जो आप चाहते हैं कि कंपनी बेस वेरिएंट में भी दे देती? वो एक अच्छा सर मुझे सबसे बड़ा बस इसका मिसिंग फीचर यही लगा कि जैसे गाड़ी कंपनी ने वैल्यू फॉर मनी निकाली, सब फीचर वगैरह भी दिए, बस एक रियर कैमरा नहीं दिया इसमें ना, वो थोड़ा बहुत लगता है। मतलब एक रियर कैमरा एक ईवी जैसी गाड़ी में आप आफ्टर मार्केट फिटमेंट नहीं लगवा सकते हैं, और मेरे ख्याल से कंपनी एज एक्सेसरी भी ऑफर कुछ अभी नहीं तक तो नहीं कर रही। अभी तक एक्सेसरी ऑफर नहीं कर रही, तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये 15 लाख रुपए ऑन रोड की गाड़ी है, तो एमजी को जरूर एक रियर कैमरा बेस वेरिएंट से दे देना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जो जनरली आजकल ट्रैफिक का सिनेरियो ऐसा ही है, बेस वेरिएंट से अगर कैमरा होता तो एक अच्छा एडिशन हो जाता। तो उसके अलावा आपको कुछ भी मिसिंग नहीं लगता? उसके अलावा तो मुझे मिसिंग नहीं लगा, क्योंकि बेस वेरिएंट होने के बाद क्या है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर है, ऑटो होल्ड है, तो इनफैक्ट जैसे आपने एक क्वेरी करी थी कि जाम में कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका, अगर आप पेट्रोल गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो बार बार आपको न्यूट्रल करनी पड़ेगी या ब्रेक पे ही पैर रखना पड़ेगा। इसमें क्या ऑटो होल्ड होने के बाद जैसे बेस वेरिएंट सही है तो आप बस 3 सेकंड को ब्रेक प्रेस करो, गाड़ी ऑटोमेटिक होल्ड पे चली गई, तो बार बार आपका पैर रखने का भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो इसका गियर नोब है वो मर्सिडीज की तरह ही है, ज़्यादातर आपको या तो बीच में ही मिलेगा नोब, तो एक एडवांटेज ये भी है कि पूरा वो सेंट्रल कंसोल जो है वो पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आ जाओ, भी हम अंदर चलते हैं और अंदर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, अंदर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। चलिए, एमजी विंडसर ईवी के एक्साइट बेस वेरिएंट के इंटीरियर्स के अंदर आ गए। आप देख सकते हैं लेआउट मोर और लेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। एक जो स्क्रीन का साइज है ये 16 इंच से घटकर 13 इंच हो गया है, पर हालांकि इसमें आपको फीचर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सब मिलता है। वो सब मिल रहा है। तो इंटीरियर्स में आपका स्पेस कैसा लगा आपको यहाँ पर?
मुझे स्पेस में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। इनफैक्ट ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंसोल की एक्सपीरियंस की गाड़ी है, क्योंकि जो स्पेस है वो सबसे बड़ा कैबिन इसी का ही है। इसी का ही है। इनफैक्ट इसका व्हील बेस अगर आप एमजी हेक्टर से भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो नई गाड़ी आ रही है, 9e हुई या आपकी कर्व हुई, नेक्सॉन हुई, जो इसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं, आप उसमें भी एक बैठ के लुक एंड फिनिश की फील लो, और इसमें तो ऑब्वियसली तो अपग्रेड ही लगेगी अपग्रेड ही आपको। लगेगा आपको। हाँ जी। तो अब जैसे पीछे वाली सीट भी इसका एक यूएसपी रहता है, हाँ। तो पीछे वाली सीट में जब 3 पैसेंजर्स बैठ जाते हैं हाँ जी। तो उनका कंफर्ट कैसा रहता है? उनका पूरा कंफर्ट रहता है। इनफैक्ट जैसे होता क्या है, लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो आगे बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे वो रिक्लाइन कर सकें। Recline। तो इसका एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पीछे वाला बंदा भी आराम से रिक्लाइन कर Recline सकता है। कर सकता है। सेकेंडली, आप जैसे देख ही रहे होगे, इसका जो व्हील बेस बड़े होने की वजह हाँ। से जो सेकंड रो में स्पेस है वो कितना ज्यादा लेग मिल रूम जाता है। काफी अच्छा मिल Leg room जाता है काफी यहाँ अच्छा मिल पर, तो जाता है। एक मेजर एडवांटेज इसका निकल जाता है। पीछे आपको एसी वेंट्स भी प्रॉपर Vents भी देखने को मिलते मिलते हैं। हैं, और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह भी आपके पास टाइप हाँ। सी टाइप ए वगैरह तो बिल्कुल। बिल्कुल अवेलेबिलिटी है। और एक स्क्रीन का एक्सपीरियंस कभी लैग करती है स्क्रीन? स्क्रीन मतलब बहुत ही रेयर लैग करेगी आपकी। लैग का भी क्या है, जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा धूम में खड़ी हो गई, 8-10 घंटे अगर है आपकी, तो वो आधे 1 मिनट के लिए करेगी, बट वो फंक्शन आपका करेगी। इनफैक्ट जो इससे बड़े वाले जो स्क्रीन साइजेस हैं उसमें ये ज़्यादा काफ़ी फीचर नोट हुआ है, इसलिए एक रीज़न वो भी था जो मैंने बीच वाले मॉडल की तरफ नहीं गया मैं। तो इसका ओवरऑल आपको मैं कहूँ कि रेजोल्यूशन और वो सब कुछ जैसे आप अगर पूरी धूप में भी जा रहे हैं तो रेजोल्यूशन में आपको नहीं, देखने में कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नहीं है, और आता। उसके लिए भी मैं सेम बात हाँ, मान सकता हूँ। बिल्कुल सेम है। तो और अगर आप इसको 12,000 किलोमीटर चला सके हैं, टूटी फूटी सड़कों में भी चलाते हम्म। हैं, तो कोई रैटलिंग की नॉइस की प्रॉब्लम आपको आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई नहीं, अभी नहीं। तक। और एक इसमें एडवांटेज ये भी है कि आपको जो एसी कंट्रोल्स है वो फिजिकल मिल जाते हैं, तो हाँ, एक ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अब जैसे बिल्कुल। आजकल कई गाड़ियां आ रही है ईवी में, ईवी स्पेस में, जिनके स्क्रीन में कंट्रोल है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एमजी विंडसर का एक आपको ये फायदा भी यहाँ पर बिल्कुल। देखने को मिलता इसमें है। इनफैक्ट एक और फीचर भी है जो कई ओनर्स को नहीं पता होगा। जैसे ये जो मोड होता है ना, हम्म। इसको आप एक तो आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, दूसरा क्या है, आप इसका यहाँ से भी जो है ना, ओके, स्टीयरिंग कंट्रोल स्टेयरिंग से भी आप इसका एसी एडजस्ट कर एसी सकते हो। एडजस्ट अब कर मुझे सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है, लेट सपोज मुझे हाथ नहीं जाना, मैं ड्राइविंग करते हुए यहाँ से इंक्रीज या वो कर सकता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सिर्फ ऑनर ही बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें भी, ऐसे ऐसे फीचर्स भी इस गाड़ी में है। तो ये सेंटर कंसोल आपको कैसा लगता है? ये सेंट्रल कंसोल सर, आप जैसे अभी मैंने हाथ रख रखा है, आपने भी रख रखा है, उसके बाद भी स्पेस बचा है स्पेस बीच बचा में। है, तो हाँ, एक अच्छा सेंस ऑफ बिल्कुल। स्पेस और एक बढ़िया आपको स्टांस भी देता है गाड़ी के साथ। Definitely। ग्लव बॉक्स, ठीक है, तो ग्लव बॉक्स में भी स्पेस काफी Enough है। एनफ है, हाँ, एडुकेट स्पेस मिल जाती है आपको, बिल्कुल। तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल इंटीरियर्स का एक्सपीरियंस मैं मान के चलूँ कि आपका अच्छा। हाँ, आई वुड हाँ, सजेस्ट 10 on 10। हाँ ठीक है। तो एक ये चीज़ है कि एक बात नोट करने वाली है कि इन्होंने सीट कवर आफ्टर मार्केट, आफ्टर मार्केट बनवाई तो है उन्होंने। ये कंपनी से फैब्रिक सीट्स आ रही थी। कंपनी से फैब्रिक आ रही थी, उसका भी कंफर्ट बहुत अच्छा था। उसका अभी मैंने इनफैक्ट 2 वीक पहले ये चेंज करवाए हैं। उसका रीज़न क्या था कि एक तो फैब्रिक जो है वो आपका डस्ट एब्जॉर्ब करता है, सेकेंडली क्या है, अब रेनी सीजन चल रहा है, हर वक्त तो आप थोड़ा बहुत भीग के बैठोगे या वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब करता है। तो सीट कवर मैं सोच रहा था कि अगर कंपनी लेके आए, काफ़ी मंथ मैंने वेट भी किया, बट वो कोई डिज़ाइन इतना नहीं आया, और कई शोरूम पे तो इनफैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। फिर हुआ क्या कि गाजियाबाद में ही है एक, है जिनसे मैंने ये सीट कवर डिज़ाइन करवाए हैं, तो उन्होंने विद इन 2 days ये मुझे रेडी करके दे तो आप दिए देख थे। भी सकते हैं पैटर्न जैसे ओईएम वाला पैटर्न है, हाँ, वो OEM बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही देखने में बिल्कुल। लग रहा है, और काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे को सीट कवर, तो ठीक है, दिस इज अ गुड एडिशन टू द कार। और अब उसके बाद मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसको अब जैसे अभी भी ले गए हैं गुड़गांव, तो रोड कंडीशंस को 186 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी क्लेम करती है। ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड आपको कोई इशू आया? कोई नहीं आया सर। इनफैक्ट जिस हिसाब से बोला आपने, अभी रेनी सीजन चल रहा है, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी ना, आप सबसे पहले उतारते हुए सोचोगे पानी में डेफिनेटली। कि वो कहीं कैबिन में पानी ना आ जाए, साइलेंसर पानी ना सक कर जाए। इसे मैं ऑलमोस्ट बताऊं कि आधे टायर से ऊपर तक तो मैं पानी से अभी तक निकाल चुका हूँ, ठीक है। कहीं भी कुछ भी वो नहीं और रहा। सस्पेंशन कंफर्ट के मामले में आप कैसे रेट करना चाहेंगे? ये स्टिफ कहेंगे आप इन्हें, सॉफ्ट हैं, प्लश है, कैसे है सस्पेंशन? मतलब आई वुड से बहुत सॉफ्ट एंड स्प्लैश है इसका। मतलब कंफर्टेबल सस्पेंशन है, ऐसा नहीं कि आपको जैसे नॉइज आएगी। और आप बिल्कुल 4x4 से तो इसे नहीं कंपेयर कर सकते। ऑब्वियसली, मतलब 4x4 से नहीं, पर कहने का मतलब है कि आप गड्ढों में से जा रहे हैं, तो गड्ढे कंफर्ट में तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है। हाँ जी। तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है। और बूट स्पेस भी इसमें 560 लीटर्स 570 लीटर्स के अराउंड मिलता है boot हाँ, space। मतलब 600 प्लस ही हो जाता है। हाँ, अभी हाँ। जब बाहर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा हाँ। इसकी जो बूट की भी पार्सल ट्रे है, उसे भी आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर अच्छा, वो सकते भी हो। एडजस्टेबल अब अगर आपको स्पेस वो इंक्रीज चाहिए तो आप उसे नीचे प्लेस करके और करीब इसका 30-40 लीटर स्पेस बढ़ स्पेस जाता है। और बढ़ा सकते हैं, तो हाँ जी। बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा काफी मिलता मिल है। जाता है। तो आयुष जी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी था कि इसमें जो स्पीकर्स की क्वालिटी वो कैसी है? 6 स्पीकर सिस्टम आता है इसमें, तो कैसी क्वालिटी है?
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहो तो मैं एक बार प्ले करके भी दिखा सकता हाँ हूँ। डेफिनेटली, आप एक सॉन्ग प्ले करिए। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स 2 ट्विटर्स हैं। दिए हुए हैं, और बेस भी मैं कहूँ अच्छे हैं। ठीक हम्म। है, तो ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ। म्यूजिक का। बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ एक ये भी है कि हम आपको बता दें कि इसमें जो अंडर आर्म स्टोरेज है हमारी फ्रंट आर्म रेस्ट की, वो कूल्ड है, और स्टोरेज भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। हम आपको शॉर्ट्स में भी दिखा देंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खासी आपको स्टोरेज मिल जाती है, और ये कूल्ड है तो एक ये भी एडवांटेज हो जाता है। एक और एडवांटेज भी है इस कार का, तो ये आयुष जी बताएंगे कि इसमें जो स्टोरेज स्पेसेस है जगह जगह वो कैसी है। स्टोरेज स्पेस में काफ़ी हो जाती है। अब जैसे आप साइड में ड्राइव कर रहे हो, लेट सपोज आपको उस वाले हाथ पे आप राइट हैंड ही अपना ज़्यादा हो, आप उससे जैसे ड्रिंक वगैरह कैरी कर रहे हो या आप कोल्ड कॉफ़ी जा रहे हो, तो आप उसे यहाँ प्लेस कर सकते हो, आराम से आप उससे भी वगैरह सकते हो। ट्रू, जैसे 2 स्पेसेस यहाँ मिल गए, मतलब 2-3 कप होल्डर्स यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद एक यहाँ भी एक यहाँ अच्छी भी काफ़ी बड़ी अच्छी स्टोरेज है। खासी स्टोरेज है, हम आपको शॉर्ट्स लगा के दिखा देंगे। ठीक है, तो आप देखें तो यहाँ भी अच्छी खासी स्टोरेज निकल के आ जाती है। तो ओवरऑल मतलब स्टोरेज स्पेस के मामले में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, और इसका एक मतलब पॉइंट ये है कि ये एक बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये रह जाता है कि आप जो स्पेस यूटिलाइजेशन, यहाँ पर ट्रांसमिशन हम्प आपको नहीं देखने को मिलता है, तो स्पेस यूटिलाइजेशन उतना ही अच्छा हो जाता है। तो एक यही चीज़ है। तो ये गाड़ी का कुछ बूट स्पेस 600 अराउंड 600 लीटर्स आप इसे मान के चल सकते हैं, और ये एज एक्सेसरी इन्होंने ऑप्ट किया था। हाँ जी। जो ये मैट है, बूट मैट। तो आप बताइए अब इसके बारे में, जो वो आप बता रहे थे एडजस्टमेंट के। अभी क्या है कि ये अभी ऊपर वाले फ्लोर पे है, ठीक है, जैसे एडजस्ट कर रखी है। अब इसके अंदर भी इतना स्पेस आप इसमें देख रहे होगे। अब लेट सपोज ये हम क्लोज करते हैं, तो तो इसमें अभी स्पेयर व्हील स्पेयर व्हील नहीं आता है, तो पंक्चर रिपेयर किट आपको, पंचर रिपेयर किट आती है, और जो एयर प्रेशर का आजकल वो पंप आ रहा है वो आता है। वो पंप आता है। तो हाँ, तो एक एडवांटेज आपके पास ये भी रह जाता है कि आप इसके नीचे भी अच्छी खासी आपको स्टोरेज मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप कोई बहुत बड़ा बैग लोड कर रहे हो या आपको ये इसकी स्पेस बढ़ानी है, हाँ, तो तो इसमें आप- क्या है कि ये ट्रे उठेगी यहाँ से, ये इस वाले इस पे एडजस्ट होकर ठीक नीचे है, चली जाएगी, ओके, तो ओके, इतना ओके। ऑलमोस्ट आपका स्पेस और ज्यादा और निकल तो आप जाएगा। देख सकते हैं कि ये ट्रे भी थोड़ा नीचे पोजीशन की जा सकती है, और स्पेस आप डेफिनेटली बूट स्पेस इसका एनहांस कर सकते हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये ईवी होने के साथ साथ एक फैमिली कार भी, प्रॉपर फैमिली कार भी है, क्योंकि पीछे स्पेस भी अच्छी है और बूट स्पेस भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। और एक और फायदा रहेगा, अब जैसे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो कहीं, आपने इसमें रख रखा है, तो कई गाड़ियों में तो क्या होता है, आप सीट इसमें क्योंकि रिक्लाइन का ऑप्शन है, इसमें रिक्लाइन का ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि इतने एंगल की स्पेस छोड़ रखी है। आप इसे पूरा पीछे भी कर लोगे तो भी इसका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस आप इसको कैसे भी करें तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और एक और बात इसमें बताने वाली है, वो काफी हैवी फील हो रहा है इसका। हाँ, तो एक बात इसमें और बताने वाली है कि इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। हाँ जी। टॉप स्पेक वेरिएंट में 18 इंचेस 18 आते इंच alloy हैं, आते जो अलॉयज आते हैं। पर ये डिजाइन मेरे को काफी अभी भी अच्छा लग रहा है। बेस वेरिएंट होते हुए भी आप डिजाइन देखोगे तो काफी इंप्रेसिव, क्योंकि बेसिकली है तो ये कवर, हाँ, पर काफी इंप्रेसिव कवर और अच्छी क्वालिटी का कवर इन्होंने बना के दिया। तो आपको गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? बिल्ड क्वालिटी तो सर मुझे, क्योंकि मैं नेक्सॉन यूज़ कर रहा था, हाँ, तो आई वुड से टाटा की टक्कर से अच्छी है। उसका रीज़न एक, जैसे मैंने आपको रिव्यू शेयर किया, टाटा में मुझे रस्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा लगी, जो एक रीज़न भी था मेरा नेक्सॉन निकालने का। और होता क्या है, जब आप एक प्रोडक्ट रखो 5-6 साल और आपको कमी लग जाए, तो दोबारा उस ब्रांड पे ट्रस्ट करना मुश्किल पड़ हो जाता जाता है। है। तो उस समय टाटा पे करा था जब नेक्सॉन इंट्रोड्यूस ही हुआ ही था प्रोडक्ट, जब भी काफ़ी लोग कह रहे थे, बट आई हैव गॉन फॉर दैट। एंड इनफैक्ट अब MG भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। और एक फीचर और अब तो खैर सभी गाड़ियों में आ रहा है, बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग भी मिल 6 जाते हैं एयरबैग इसमें हाँ स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम गाड़ी की आगे की तरफ आते हैं, और कुछ फाइनल क्वेश्चंस जो एक डिसाइडिंग फैक्टर गाड़ी के रहने वाले, वो मैं करने वाला हूँ। तो अब जैसे कि आपको पता है कि इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आ गया है, हाँ जी। जो 52.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है, और 449 किलोमीटर वो क्लेम रेंज अपनी कहते हैं, और उसमें फीचर्स भी एडिशनल हो गए। तो आज आपके पास 17-18 लाख का बजट हो, तो क्या वो आप वो वाला वेरिएंट ऑप्ट करेंगे अगर आज आप गाड़ी मार्केट में खरीदने निकले, या फिर और ऑप्शंस है, जैसे BE6 भी आ गया है उस रेंज में, क्रेटा EV भी आ गई है, मारुति की भी ई विटारा आने वाली है, तो उन गाड़ियों की तरफ जाएंगे, या फिर आप फिर भी MG वेंचर ही लेंगे? अगर आप
ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करो, कैबिन स्पेस की बात करो, बिल्ड क्वालिटी देखो, चलाने का एक्सपीरियंस हुआ और सब चीज़, तो एमजी है तो आई वुड गो विद एमजी ओनली। क्योंकि जो क्रेटा भी आई है, अब पहले के लेवल पे क्या होता था, जो क्रेटा फर्स्ट जनरेशन थी उसमें स्पेस और वो बिल्ड क्वालिटी उस अकॉर्डिंग होती थी। क्योंकि कोई भी कंपनी हो जो फर्स्ट जनरेशन कार उनकी इंट्रोड्यूस होती है ना, तो वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना बिल्ड क्वालिटी में, ना टायर क्वालिटी में, किसी भी चीज़ में। अब क्या है, क्रेटा की एक मजबूरी बन गई हुंडई की ना, क्योंकि उनकी जो आयोनिक होती थी वो ऑलरेडी 45+ लाख पे है, तो उनके पास इस रेंज में कोई ईवी नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने इंट्रोडक्टरी करा। सेकेंडली फिर आप मारुति की बात करो तो मारुति पेट्रोल में आप एक बार को ट्रस्ट कर सकते हो। विटारा का इनफैक्ट जो ऑटो जोन में आपने एक्सपीरियंस भी देखा होगा कि उतना स्पेस नहीं मिलेगा। हाँ, स्पेस के मामले में तो वो अगर 18 लाख के आप कंपेयर करो, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ये नॉर्मल 38 किलोवाट में ही आता है। 18 वाले पे तो हम एक बार को कंसीडर कर सकते हैं वो 2 लाख सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्टर देके, वो भी जब अगर आपको अब लेट सपोज मुझे डेली का कम्यूट ही 200 किलोमीटर करना है, तो मैं 2 लाख क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंड करूंगा। बट हाँ, अगर मुझे कहीं ना कहीं 300-350 किलोमीटर कम्यूट करना पड़ रहा है, या मेरे पे कोई सेकेंडरी कार का ही ऑप्शन नहीं है, तो उस ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। और तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 वेरिएंट आ रहे हैं प्रो में, एक एसेंस और एक एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव की प्राइस मेरे ख्याल से 17.25 लाख एक्स शोरूम है, और एसेंस की जो टॉप स्पेक वेरिएंट है प्रो वाला, उसकी प्राइस 18.25 लाख एक्स शोरूम है। तो वो भी हम मान के चलो तो एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग ही है, कंसीडरिंग कि एमजी का 450 किलोमीटर वो क्लेम कर रहे हैं, तो 400 तो वो जरूर चलेगी ही चलेगी। और एक इसका ये भी है, क्योंकि मेरे पे सेकेंडरी ऑलरेडी पेट्रोल कार है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, अच्छी है, तो ही आप इस प्रोडक्ट पे जाओ। ईवी पे अगर आपको सिंगल ही कार लेनी है, आपकी रनिंग नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट आप पेट्रोल ही लो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मैं ऑलरेडी 14-15 हज़ार का मेरा पेट्रोल डीजल कम से कम लग ही जाता था, जितना मेरा तो कम्यूनिटी आपको ट्रेवल होता है। उसका जो आपने मनी इन्वेस्ट किया उसकी सेविंग्स मिल रही है। उसकी सेविंग आप ये कह सकते हो, अभी तो वो मेरा ब्रेक इवन चल रहा है। ब्रेक इवन चल रहा है, क्योंकि इतने का ही मैं पेट्रोल डीजल लगाया था, इतनी मेरी कॉस्ट आ रही है। तो जैसे ही मेरा वो ब्रेक इवन पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है, उसका ब्रेक इवन आ जाता तो है। आपको इस गाड़ी को कितना टाइम रखने का प्लान है? अभी तो अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 5-6 साल तो देखते ही हैं। ठीक है क्या फिर, क्योंकि लोकल में अब एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है मेरे पे ईवी का, तो अब मैं अगर लोकल में दूसरा प्रोडक्ट का भी इवैल्यूएट भी करूंगा, क्योंकि इस फैक्टर पे चलाने के बाद तो वो ईवी करूंगा। तो है क्या, ईवी की रीसेल अभी तो मार्केट में इतनी नहीं है। तो इतनी, और सेकेंडली क्या है कि कंपनी ऑलरेडी 15 साल की बैटरी की वारंटी दे रही है, तो वेयर एंड टेयर तो जो नॉर्मल गाड़ी में होता है वही थोड़ा बहुत इसमें होगा, टायर वायर जो शेड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से। बाकी हाँ, अगर सेकेंडरी कार का बने तो हम सोच सकते हैं, बट अभी लोकल में तो मेरा है इसे अच्छा लंबा रखने का। अच्छा, इसको आप लंबा रखने वाले हैं। तो एक फाइनल क्वेश्चन मेरा कि अगर 5 स्टार में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? अभी तक आपका 12,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो चुका है। आई वुड रेट 5 on 5। अच्छा, आप 5 on 5 एक्सपीरियंस देने वाले हैं। बेशक वो गाड़ी का एक्सपीरियंस हो, सेल्स का एक्सपीरियंस हो, सर्विस का एक्सपीरियंस हो, तो आप हर तरीके से एमजी विंडसर ईवी से सेटिस्फाइड हैं फिलहाल। और एक और बात मैं बता दूं कि ये बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको एक कलर ऑप्शन सिर्फ व्हाइट ही देखने को मिलता है। पर ओवरऑल मैं देखूं तो पैकेज बेस वेरिएंट काफी अच्छा है, और टॉप वेरिएंट के कंसीडरिंग हालांकि कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं देनी पड़ती, और कुछ एडवांटेजेस बेस वेरिएंट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो आपको बेसिक रिकमेंड चाहिए वो सारे ही आ जाते हैं। सारे फीचर्स आपको ये कवर करके देती है। तो उसके बाद एक एंडिंग रिमार्क्स ये हो सकता है कि अभी भी अगर आप ईवी लेना चाह रहे हैं, 15-16 लाख का आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप एमजी विंडसर ईवी के बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि अभी भी इसके लेवल पे कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं क्या है। टाटा वगैरह ने प्रोडक्ट लाए, जब आपने सुना होगा नेक्सॉन वगैरह हैं, उसमें क्या है, कंपनी क्लेम कर रही है 300 किलोमीटर ओनरशिप, आप एक्सपीरियंस देख रहे हो, किसी की 200 चल रही है, किसी की 225 चल रही है। इसमें क्या है कि जितनी वो क्लेम कर रहे हैं उतनी आपकी आराम से चल रही है, गाड़ी चल जा रही है। ठीक है, तो ये था एमजी विंडसर ईवी बेस वेरिएंट एक्साइट वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू बाय आयुष जी। तो आयुष जी, मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूंगा, आप कार वॉर पर आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी ये गाड़ी 10-15-20,000 30,000 और चला लेंगे, बिल्कुल 2-3 साल एक और एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद हम एक और ओनरशिप एक्सपीरियंस इनके साथ जरूर लेके जाएंगे, जब ये 50-60,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला लेंगे, कि सर्विस एक्सपीरियंस इनका जो मेजर सर्विस होती है तो कैसा रहा है। तो यही था आज का कुछ रिव्यू। वंस अगेन थैंक यू, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए। ऐसी वीडियोस ओनरशिप एक्सपीरियंस हम और आपके लिए लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई विंडसर ईवी लेने का प्लान कर रहा है और बेस वेरिएंट लेना चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो उनके ओनर के साथ या फिर प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ आप शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।